मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं दुस्साहसी दबंग सिस्टम लाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने राजस्व टीम पर पथराव कर दिया। हमले में नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला घायल हो गए। इस दौरान एक मकान और झोपड़ी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग भी लगा दी। आपको बता दें कि जिले के गंगानगर में बहरिया थाना अंतर्गत ग्राम कन्हईपुर में एसडीएम फूलपुर के आदेश पर पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा खाली कराने गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया। पथराव और आगजनी के चलते राजस्व टीम बेदखली की कार्रवाई के बगैर ही वापस लौट गई। आपको बता दें कि मुख्य सड़क से 100 फीट दूरी पर होने के चलते ये जमीन बेशकीमती है। इस जमीन पर राजेंद्र कुमार शर्मा का पैतृक मकान बना हुआ है। उनके दादा के नाम इस जमीन का पट्टा बताया जा रहा है। इसी भूखंड पर कुछ हिस्से का लोगों ने बैनामा भी करा रखा है। आपको बता दें कि गांव में 9 बीघे आबादी, भूमिधरी और ग्राम सभा की जमीन को लेकर विवाद है। वहीं राजस्व टीम पर हमला किए जाने के मामले में पुलिस ने 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीपी फूलपुर विवेक यादव ने बताया कि एसडीएम फूलपुर के बेदखली आदेश का अनुपालन करने राजस्व की टीम सोमवार शाम को बहरिया थाना अंतर्गत ग्राम कन्हईपुर गई हुई थी, जहां जमीन पर पहले से काबिज कुछ लोगों ने राजस्व टीम पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले में नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला के सिर पर चोट आई है, हालांकि उनकी स्थिति अब सामान्य है। आपको बता दें, राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर थाना बहरिया में 13 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, ये बात एसीपी ने कही। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन ऐसे बेखौफ दबंगों पर कैसे कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन का खौफ ऐसे दबंगों में है क्यों नहीं? और अगर है प्रशासन का खौफ तो फिर आखिर इतना हौसला ऐसे दबंगों में कहां से आता है? एक तरफ अवैध कब्जा, दूसरी तरफ अगर इनके कारनामों पर कार्रवाई होती है, इनके कारनामों पर रोक लगती है, तो ऐसे मन बढ़ प्रशासन पर भी हमला करने में जरा संकोच नहीं करते हैं। अब समझिए कि आम आदमी के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि इन दबंगों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, कानून का राज कायम हो, दोषियों को सजा मिले और आम आदमी को भरोसा हो कि उसकी जमीन, उसका घर सुरक्षित है। यही उम्मीद प्रशासन से है। आपको हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं एसीपी की, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आज दिनांक 17/11/2025 को थाना बहरिया के अंतर्गत करनाईपुर ग्राम में राजस्व टीम पर हुए हमले के संबंध में अवगत कराना है कि एसडीएम फूलपुर न्यायालय द्वारा एक जमीन पर बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन कराने के क्रम में राजस्व टीम आज करनाईपुर ग्राम में गई हुई थी। जब राजस्व टीम उक्त आदेश का अनुपालन करा रही थी तो उस जमीन पर पहले से काबिज लोगों द्वारा राजस्व टीम के साथ अभद्रता की गई तथा सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस दौरान जो नायब तहसीलदार थे उनके सिर में चोट लगी, उनकी स्थिति अभी सामान्य है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में थाना बहरिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है। भूमाफिया दबंग जो हैं वो लगातार कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी तरफ ऐसे दबंग भी हैं जो लगातार दूसरों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं। प्रशासन जब कार्रवाई करने जाता है तो प्रशासन पर भी ऐसे दबंग जो है हमला कर देते हैं और ऐसी ही ये घटना प्रयागराज में देखने को मिली है। हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है।
हमारे साथ अर्चना शुक्ला जी बीजेपी नेता कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। मोनिका सक्सेना जी कांग्रेस नेता वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत पांडे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मधुर, प्रयागराज में जो तस्वीरें देखने को मिली, निश्चित रूप से ये तस्वीरें अच्छी नहीं कही जाएंगी। एक तरफ अवैध कब्जा, दूसरी तरफ अगर प्रशासन की कार्रवाई होती है तो ऐसे दबंग, ऐसे मनबढ़ दबंग प्रशासन पर भी कार्रवाई, प्रशासन पर भी हमला करने से संकोच नहीं करते हैं। कहां से लाते हैं ये लोग इतना हौसला? मधुर, बता दो कि एक तो क्राइम किया गया, उस क्राइम के ऊपर फिर दोबारा ही क्राइम किया गया, क्योंकि पहली बार जब पट्टे की जमीन थी उस पर जो है दबंगों ने वहां पे जो है कब्जा कर रखा था। उसके बाद जब राजस्व टीम जो नायब तहसीलदार उनके नेतृत्व में वहां पे उसको जो कब्जा निकलवा छुड़वाने के लिए वहां पहुंची, तो उस समय जो वहां की भीड़ थी, जो ग्रामीण थे, उन लोगों ने वहां पे आकर पथराव किया। और पथराव करने के बाद जो है पथराव किया, उसके साथ साथ झोपड़ी में आग भी लगा दी। करीब 3 झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जिससे ग्रामीणों को जो सामान था वो पूरा जलकर राख हो गया। मैं आपको बता दूं कि जो राजीव शुक्ला जो नेतृत्व में जो नायब तहसीलदार हैं, वो एसडीएम जो फूलपुर हैं, उनके कहने पे, उनके निर्देशन पे वहां पे वो इसको कार्रवाई को करने के लिए गए थे। और जब वहां पे ये मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है ये आपके बैरिया थाना क्षेत्र पड़ती है। ये गंगा पार जो है, प्रयागराज का जो गंगा पार एरिया है, वहां के सोराव का तहसील है, वहां पे ये बहरिया थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसमें करनियापुर गाँव है, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। और वहां पे नेतृत्व कह सकते हैं कि राजीव शुक्ला जो हमारे नायब तहसीलदार है, वो अपने पुलिस टीम के साथ, राजस्व टीम के साथ वहां पे जो है छापेमारी करने का वहां पे गए थे, उसको कब्जे को मुक्त कराने के लिए अपने साथ बुलडोजर लेके गए थे। और उन्होंने जैसे बुलडोजर बुला के और वहां पे बुलडोज कराना शुरू किया, उसी समय जो है वहां पे जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। और भीड़ उग्र होकर के उसने वहां पे जो है मारपीट शुरू कर दी। उसने सबसे बड़ी बात पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस पत्थरबाजी में जो नायब तहसीलदार थे, चोटें आई हैं, उनके सर में काफी चोट आई, उनका सर पूरा फूट गया। उसके साथ साथ उनके जो टाके भी उसमें आए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस समय उनकी हालत जो है बिल्कुल सामान्य है। लेकिन उनके साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी वो घायल हुए हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि जो राजस्व की टीम थी वहां पे जिस ऑपरेशन को करने गई थी, उसके पहले ही वहां से निकल के वापस आ गई, क्योंकि जो भीड़ थी वो पूरी तरह से उग्र हो चुकी थी। और ये मैं आपको घटना बता दूं कि जो वहां का जो क्षेत्र है, जो वहां पर करनियापुर गांव है, वहां पे जो कुछ दबंग वहां पे रहते हैं, और जिसमें कह सकते हैं कि जो शुक्ला थे, राजेंद्र शर्मा जी थे, उनके परिवार जो है यहाँ पर राजेंद्र शर्मा का रहता था, करीब 3 पीढ़ी से वहां पे रहता था। और उसने वहां पे जो कब्जा कर रखा था। और कब्जा करने के बाद उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनको वहां पर 1980 में ये जो जमीन थी वो लीज पर दी गई थी। और उस जमीन को उन्होंने बाद में जाकर के करीब 9.5 बीघा जमीन थी। और इस जमीन की खासियत ये थी कि जो मेन सड़क जा रही है, मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर दूरी पर ये थी। इसकी जो इस समय अनुमानित वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए आकी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कीमती जमीन थी। इसको लेकर के जो उनके दादा थे, उन्होंने बाद में जाकर के ये जो जमीन है उसको करीब 9.5 बीघा जमीन अपने एक जुबेर वहां पे थे, उनको जो है पट्टे पे उनको सेल आउट कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो उनके जो लड़के थे, उनके जो पोते थे, वो वहां से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। वहां पे कब्जा उन्होंने कर रखा था। करीब 3 पीढ़ियों से वो लोग वहां पे रह रहे हैं। और इसी को लेकर के जब यहाँ से जो प्रशासनिक टीम पूरी वहां पहुंची, नायब तहसीलदार के नेतृत्व, तो वहां पे जितने ग्रामीण थे वो भीड़ उग्र हो गई। और उग्र होकर के जैसे बुलडोजर ने बुलडोज करना शुरू किया, एक झोपड़ी को गिराना शुरू किया, उसी समय भीड़ ने जो वहां पथराव कर दिया, जिससे वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को चोट आई। जैसा कि नायब तहसीलदार का सर में काफी चोटें आई, उनको टाके भी आए हैं। उसके साथ साथ जो झोपड़ियां थी उनको जला दिया गया। एक झोपड़ी जलाई, उसके बाद 2 और 3 और झोपड़ियां जल गई, जिससे उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और ये जो है इसके बाद जो है जो भीड़ तो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इसके बाद पुलिस में जो तहरीर दी गई, जो पुलिस ने करीब 13 लोगों को उनके ऊपर जो है FIR की है, जिसमें 2 को करीब हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ जारी हो रही है। उसके साथ साथ ये जो कांड हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से 2 तरीके से देखा जाए तो पहले तो दबंगे के साथ उसको कब्जा किया गया, और कब्जा करने के बाद फिर प्रशासनिक अधिकारी को जो टीम गई थी उसको जिस तरह से वहां पर मारपीट की गई है, उसके साथ जिस तरह से पत्थरबाजी की है, आगजनी की गई है, ठीक है, बवाल किया गया, ये वाकई में अपने आप में क्वेश्चन खड़ा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मधुर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ नाहिद अकील जी जुड़ी हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पहले उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद राजनीतिक जो प्रवक्ता है उनके पास जाएंगे। नाहिद अकील जी, ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आ जाती हैं कि वैसे तो ऐसी तमाम जगहों पर लोग कमजोर किसी को देखते हैं या कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। प्रयागराज में एक कमजोर व्यक्ति कह लीजिए, या प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया कि इस व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा लोगों के द्वारा, दबंगों के द्वारा किया जा रहा था। उस पर प्रशासन ने बेदखली का आदेश किया और कार्रवाई के लिए प्रशासन
की टीम वहां पहुंची, लेकिन दबंगों की दबंगई ऐसी थी कि प्रशासन की टीम पर भी उन्होंने पथराव कर दिया, जिससे नायब तहसीलदार का सर फट गया, वो गंभीर हालत में घायल हुए, कई लोग अन्य घायल हुए। तो ये दबंगई जो है प्रशासन का एक तरफ इकबाल जो है लगातार बुलंद की बात कही जाती है, दूसरी तरफ ऐसे लोग, इनके पास हौसला कहां से आता है? नाहिद जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। नाहिद जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। मेरी जो है एक लंबा टाइम पट्टा कब्जा दिलाना, पट्टा दिलवाना, इसी में बीती है। इसमें 3-4 पेज होते हैं। एक तो मेरे कई रिकमेंडेशन हमेशा सरकार को रहे हैं, क्योंकि मैंने खुली आंखों से ये सब देखा है। हैंडपंप के हैंडल निकाल निकाल के सिर फुड़ौल होती थी। इसीलिए नाहिद जी, इसीलिए मेरा सवाल पहले राजनीतिक प्रवक्ताओं से पहले मैंने आपसे किया है, क्योंकि आप बेहतर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत पट्टा देने की ये है कि पट्टा जिसको दिया गया उसको बेचने की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ। मैं इतने ऐसे केसेस देखे हूं कि दलित समुदाय को पट्टा दिया गया, उन्होंने बेच दिया, फिर वो गरीबी श्रेणी में आ गए, फिर पट्टा लेकर के बैठे, फिर बेच दिया, फिर पट्टा। तो भूमिहीन, जो होमलेस, लैंडलेस कभी खत्म ही नहीं होता। तीसरी सबसे बुनियादी प्रॉब्लम क्या है? चकबंदी। हमारे देश में हमें अपने जीवन में एक बार चकबंदी देखने को मिलता, वो भी बहुत थोड़ा हिस्सा, ये उन्हीं के मकड़ जाल में चलता रहता है। तीसरी चीज, जो ग्राम सभा की जमीनें होती हैं, जिनको होम स्टेड लैंड या एग्रीकल्चर लैंड पट्टे पर दी जाती है, उसमें कहीं भी सरकार एक बोर्ड नहीं लगाती कि ये जमीन पट्टे की है। तो जो प्रधान आता अपने ढंग से उसको पट्टा आवंटित करवाता है और उसके अवज में पैसे लेता है, ये खेल चलता रहता है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि प्रशासन को, जब इतने लंबे समय से एक आदमी ने भेज दिया, दूसरा काबिज है, और ये एक दिन का काम नहीं, ये लंबे टाइम से कब्जा छुड़वाना, पट्टा दिलवाने की प्रक्रिया दोनों के बीच में ये चल रही थी। इसमें होता क्या है कि जो लेखपाल होता है, सारी जमीन की जो गणित होती है वो लेखपाल की होती है। वो इतनी बुरी तरह फंसाता है कि 3 साल के लिए डीएम आता है या एसडीएम, वो समझ ही नहीं पाता इस मामले को निपटाएं कैसे, तब तक उसके जाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि प्रशासन को आवासीय पट्टा या एग्रीकल्चर पट्टा की जो भी ग्राम सभा की जमीन है उस पे अपने बोर्ड लगाने चाहिए, और बोर्ड नहीं लगाएंगे तो ये आज नहीं हमेशा ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये दोनों पक्षों को देख करके मुझे समझ में आ रहा है ये मामला एक दिन का नहीं है। और अगर आप जा रहे थे तो ये वो अंतिम क्षण आया होगा जब आदमी टूट चुका होगा, तब यह होगा कि भाई आप चलो। तीसरी चीज जो इसमें जुड़ी है, जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आपके रिपोर्टर इसमें और अंदर घुसेंगे तो मामला कुछ और निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन की कीमत का तमाम ऐसे एमपी एमएलए को मैं बता दूं जो छोटे छोटे जिलों में बड़ी बड़ी पंचायतों की जमीन पे कब्जा करके फार्म हाउस बनाए बैठे हुए। मैं मुंह नहीं खोलूंगी, मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानती हूँ, बड़ी बड़ी एकड़ जमीन लेकर के फार्म हाउस बना के छोड़े हुए ग्राम सभा की। आज कोई उसका कब्जा हटवा सकता है? लेकिन नाहिद जी जिस जमीन पर अभी पट्टे की बात कही जाए, राजेंद्र कुमार शर्मा है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार के व्यक्ति है। जमीन भले ही सड़क के किनारे हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने उनको न्याय दिलाने के लिए उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया, उसको बेदखली का आदेश किया, फिर बेदखली के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन, आप कह रहे हैं कि इन्होंने ही तो बेचा था, जब बेच दिया तो कब्जा किस बात का कर रहे हैं? नहीं भाई, आपने स्टार्टिंग में यही तो आपने स्टेटमेंट में कहा कि इनको पट्टा जो है बाबा दादा के समय में मिला था, पट्टा लीज होता 99 इयर्स के लिए। बीच में इन्होंने बेच लिया, जब जमीन आबादी बढ़ी और वो सड़क के किनारे जमीन आ गई, रेट उसके बढ़े तो इनको लालच आ गई, ये जा करके लेखपाल को पैसा खिलाए हैं। उसके बाद अब आ रहे हैं कि हमारा कब्जा दिया जाए, जो मैं समझ पा रही हूँ पूरे खेल। नहीं नाहिद जी, ये जमीन जो है उसका कुछ हिस्सा जो है
वो बेचा गया है, जिस पर निर्माण भी किया जा रहा है दूसरों को द्वारा, लेकिन जो मौजूद है जमीन जो नहीं बेची गई है उस पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। उसी पर बेदखली के लिए ये एसडीएम ने आदेश किया था। ठीक है नाहिद जी, हम आपके पास आएंगे, इसीलिए हमने विशेषज्ञ हमने अपने साथ शशिकांत पांडे जी को भी बिठा रखा, उनसे भी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं श्याम सलोने जी, उनको चर्चा में पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद शशिकांत पांडे जी के पास आएंगे। श्याम सलोने जी, सरकार जो है लगातार माफियाओं दबंगों पर कार्रवाई कर रही है ताकि कमजोरों को सताया ना जाए, सबको समय पर न्याय मिल सके। प्रयागराज की जो घटना है, दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया, हालांकि वो जमीन पट्टे की थी, दादा के जमाने से पट्टे भी थी, उसमें उसका कुछ हिस्सा किसी के द्वारा बेचा गया, उसके साथ ही उन दबंगों ने बाकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। एसडीएम ने उसको बेदखली का आदेश किया, नायब तहसीलदार पहुंचे बेदखली के लिए, तो प्रशासनिक टीम पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, नायब तहसीलदार का सर फट गया। तो ये ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, या ऐसे लोगों में ये हौसला कहां से आता है? डर क्यों नहीं है प्रशासन का? प्रशासन पर भी हमला कर देते हैं ये लोग। श्याम सलोने जी। मनोज जी, आपको, मेरे सभी साथियों को राधे राधे। जी, आपको भी। देखिए मनोज जी, बड़ा गंभीर विषय है ये। तब जब योगी जी की सरकार में माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है जी। माफियाओं के जो भी जितने भी ठिकाने हैं, जो भी आका हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। आज जो बड़े समझ से बाहर की बात हो जाती है कि किस तरह से फिर भी नए नए माफिया पनप के आ जाते हैं और वो जमीन पर कब्जा करके कब्जा ही नहीं करते हैं, जमीन को बेच भी रहे हैं। और जब प्रशासन जाता है, शिकायत कोई भी किसी भी तरीके से शिकायत करता है या प्रशासन अपनी सतर्कता से जब इन जगहों को देखता है और पाता है कि किसी ने कब्जा किया है, जब प्रशासन के अधिकारी कब्जा मुक्त करने जाते हैं तो उनकी हिम्मत देखिए किस कदर वो उन पर अटैक कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, अब जांच का विषय ये भी है। इतनी हिम्मत तब जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और बाकायदा कभी दंगा ऑपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं, हर तरीके से इनको भयभीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर, तब भी लोग पनप रहे हैं। तो इसके पीछे हर हाल में मैं कह सकता हूँ इसमें किसी ऐसे लोगों का हाथ है जो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश शांति की ओर बहाल हो। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ क्राइम होते रहे। ये लोग जो भी लोग हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। और इनके जो आका हैं वो आका भी हर हाल में सामने चेहरे आ जाएंगे। अभी किसी का नाम लेना चूंकि जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसे ही जांच हो जाएगी वो चेहरे अवश्य सामने आएंगे कि वो कौन चेहरे हैं। वो भी बेनकाब होंगे और जेल के पीछे होंगे। योगी जी की सरकार में मनोज जी दुस्साहस करने की कैसे हिम्मत होगी इन लोगों की, इसका परिणाम बहुत शीघ्र। मैंने कई बार आपके चैनल पर बैठ करके मैंने समय भी बताए थे, कभी मैंने 48 घंटे का बताया, कभी मैंने आपको 36 घंटे का बताया। इसमें मैं अभी आपको समय नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो चेहरे पीछे हैं, नहीं 13 लोगों पर श्याम सलोनी जी 13 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो प्रशासन ने कार्रवाई तो तेज की है, लेकिन मेरा सवाल है कि इतने कार्रवाइयों के बाद ऐसे लोगों का हौसला क्यों नहीं टूटता है? प्रशासन पर भी इस तरीके से हमला कर देते हैं, आम आदमी के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा? एक गलती प्रदेश की जनता से हो गई थी 2022 के चुनाव में, जो एक समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें दे दी, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं जी। इसलिए वो तमाम ऐसे लोग पैदा किए जा रहे हैं जिससे 2027 में माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। जो माहौल योगी जी ने बनाया है, जो शांति का माहौल बनाया, सर्वधर्म समाज का व्यवहार बनाया, सबके साथ संभावना जो बनाया है योगी जी ने, आज बहन बेटियां खुले में जो चल रही हैं, आज कोई भी व्यापारी आराम से अपना व्यापार कर रहा है। ठीक है श्याम सलोनी जी, मुझे लगता था कि इस पे आप इस विषय पर पूरी तरीके से रहेंगे ताकि पूजा जी भी इसी पर बात करेंगे। पूजा जी को आपने सवाल दे दिया, खैर आपके पास आएंगे पूजा जी, हम आपके पास अब आ रहे हैं। पूजा जी, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, निश्चित रूप से ये जो दबंग है इनके हौसले बुलंद है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, प्रशासन, नायब तहसीलदार प्रशासनिक टीम पर अगर इस तरीके से लोग हमला कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये साधारण व्यक्ति नहीं है, दबंग व्यक्ति हैं। और इनके पीछे कौन है
इनका हौसला इतना कहां से आया, इस पर बात होनी चाहिए और कार्रवाई इसी के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन हालांकि अभी तक कार्रवाई हुई है, 13 लोग नामजद हुए हैं, लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा अभी भी है कि इतनी कार्रवाइयों के बाद, इतना उदाहरण सरकार कह रहे हैं हम उदाहरण बना रहे हैं, तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है, भूमाफिया प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं और सब कुछ ऑल इज वेल है, फिर ये घटनाएं कहां से हो रही हैं, ये दबंग ये कहां से आ रहे हैं? पूजा जी आपको नमस्कार, माननीय साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और आपके जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि ये बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है फूलपुर में, और तहसील सोराव नहीं, तहसील भी फूलपुर आती है, जो बहरिया बात करें बहरिया थाना की। तो जहां पे आप कह रहे दबंगों को जा करके गई प्रशासन, उन पे पथराव हुआ, इनको हौसला कहाँ से आता है? इनको पड़ोसी जो हमारा जिला लगा हुआ है वहां से आता है, मिर्जापुर में विनीत सिंह है जो कि एमएलसी हैं भाजपा से, उन्होंने पंचायत की जमीन कब्जा रखी हुई है। आप चाहे तो मैं आपके चैनल को पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। उनके अगेंस्ट में लगातार एफआईआर किए गए। वहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण है, जिस पंचायत की वो जमीनें हैं, और वहाँ पे निर्माण कार्य लगातार चलता चला जा रहा है। लगातार एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देने पे केस चलने के बावजूद भी विनीत सिंह उनके हौसले बुलंद है, भाई वो सरकार में एमएलसी हैं और उनकी छत्र छाया में इस तरीके के लोग पल रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता को बोलने का आपने अवसर दिया हुआ था, तब भी इन्होंने कहा कि हम लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, मतलब ये लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं भाजपा सरकार। हम जो आका भी होते हैं उनको भी नस्ते नाबूद कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि जेल में मरवाने का काम भी यही करते हैं। ये कानून व्यवस्था कानून तोड़ करके बनाते हैं। गजब का उदाहरण देखते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून तोड़ेंगे और कानून व्यवस्था बनाएंगे। तो ऐसा तो कभी नहीं बनने वाला है। कभी नेगेटिव मिल करके प्लस तो आज तक नहीं हुआ है। और उसके बाद में जो इनके लोग हैं, चले जाइए बनारस में इन्हीं के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव, पता कर लीजिए सौरभ श्रीवास्तव क्या कर रहे हैं। तो ज्यादा जो इनके विधायक सांसद हैं ना, उनकी जांच हो जानी चाहिए एक तरफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से आए, इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो रखे हैं कि ये पथराव कर दे रहे हैं। इनको खौफ नहीं है, इनको पता है कि इनके आका सरकार में है, और जब इनके आका जब सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। तो वही हालात है भाजपा के साथ में। अभी कह रहे इनको पता चलेगा, उनको पता चलेगा। कार्रवाई की बात अभी भी नहीं की इन्होंने। अब पुलिस ने 13 लोगों को नामजद कर लिया हुआ है। आप देखिएगा वहां पे भी लीपापोती हो जाएगी। आज हम आप बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, कल को नहीं करेंगे, इस पर लिपापोती हो जाएगी। जमीन के मामले में तो ये लोग इतने आगे पहुंच गए हुए। महाराष्ट्र में चले जाइए, अजीत पवार के बेटे 2000 करोड़ की जमीन खरीद लेते हैं 300 करोड़ रुपए में। उसके बाद में बोलते नहीं ये पता नहीं चला था, इसमें कुछ दिक्कत हुई थी, हमें 300 करोड़ वापस कर रहे हैं, हम जमीन नहीं खरीद रहे हैं। अगर वो मीडिया में नहीं आता, 2000 करोड़ की जमीन 300 करोड़ रुपए में उसका सौदा हो चुका हुआ था उस कंपनी के नाम पे, जिसका 99% शेयर है उनके पास में। और उसके बाद में चले आइए अयोध्या में आपको पता नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री के बेटे के नाम पे जमीन रजिस्ट्री है और उनके मंत्रिमंडल के नाम पे। मतलब आप सोचिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग जमीन नहीं ले पा रहे हैं, अयोध्या के लोग जमीन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये वहां की जमीनें ले लेकर के इनके मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं और कह रहे हैं कहां से इनके हौसले बुलंद हो रखे। आपने कर रखे हैं। जब न्यूज में आ जाता है तब आप किसी को पकड़ लेंगे, उसके पैर में एक और ट्रेंड चला हुआ है मानस जी, जो बोला लंगड़ा ऑपरेशन, जो लंगड़ा ऑपरेशन है ना, पकड़ लेंगे। इनको पता चला न्यूज चल रहा है तो इसको कॉल करेंगे, भैया आ जाओ, तुम बैठो सामने बैठो, उसके बाद में हम 4-5 बोरे आपके पैर में बांधेंगे और गोली मार देंगे, हो गया लंगड़ा ऑपरेशन। आपने वीडियो देखी होगी ना कि हंसना नहीं है, हमें बिल्कुल प्रॉपर शूटिंग करनी है कि ये ऑपरेशन लगना चाहिए, रियल है। आपको बुला करके पैर में बोरा बांध करके गोली नहीं मारा गया है, ये रियल तरीके से मारा गया। फिर एक स्क्रिप्टेड बनाई जाएगी। पूजा जी निशाना इतना अच्छा है कि सिर्फ पैर पे ही लगती है गोली। खैर ये अलग बात है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विजय जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और शशिकांत पांडे जी अधिवक्ता है, उनसे इसके तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दुस्साहसी दबंग सिस्टम लाचार। सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ शशिकांत पांडे जी अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। शशिकांत पांडे जी, नाहिद अकील जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इन तमाम ऐसे विवादों की जो जड़ होती है, उस जड़ में क्या प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, जड़ में नहीं गया है? क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही और मुझे लगता है वो ठीक ही उन्होंने कहा कि जो पट्टे की जमीन हो जाती है वो उस पर ये निर्धारित कर देना चाहिए या ऐसा कुछ नियम बन जाना चाहिए कि वो बेची नहीं जा सके। यहाँ इस विवाद में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी तरीके का है कि दादा के नाम पट्टा हुआ, उसके बाद परिवार के अन्य लोगों के नाम वो जमीन इधर उधर बंटवारा हुई, किसी एक ने उस जमीन को बेच दिया और उसके बाद दबंगों ने पूरी जमीन पर नजर गड़ा ली कि पूरी जमीन पर कब्जा करना है। शायद इस तरीके का यहाँ हो सकता है मामला। अगर गहराई में जाया जाएगा तो शायद यही निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ऐसे मामले लगातार शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियां बने रहते हैं, कैसे ऐसे मामलों से निपटा जाए और दूसरी चीज ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं। शशिकांत जी। नमस्कार जी। देखिए, पट्टे की जमीन जो है, ये जो बहुत गलत तरीके से इसको कब्जा कर लेते हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से चलता आ रहा है। और इसका जो एक कानूनी प्रक्रिया है, ये बहुत जटिलता इसमें देखिए बहुत है। जी, बात ये पट्टे की जो जमीन है, ये तो ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो किसी को बेचा जा सकता है। ये तो सिर्फ एक उपयोग, ये नियम में है शशिकांत पांडे जी, ये नियम में है कि किसी को बेचा नहीं जा सकता है और ना ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक जमीन जो किसी के नाम पट्टा हो गई, उसी जमीन को दूसरे के नाम पट्टा नहीं किया जा सकता, ये भी नियम है जी। बात के ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए या खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो उनको पट्टे पे दिया जाता है। फिर भी और इसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो उनको जो है भुगतान करना होता है। एक अवधि के लिए ये दिया जाता है और वो अवधि समाप्त हो जाती है, तो इसको रिन्यूअल करने का भी है। लेकिन इसको किसी को गलत कागज बनवा के मिली भगत करके तहसील स्तर पर ये काम बहुत होने लगे हैं। और जब इसको हटाया जाता है तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं हटवाते जाते हैं, तो उनको काम में बाधा डालते हैं। तो सरकारी काम में बाधा डालने का भी भैया बीएनएस की धारा 221 सीधे बोलती है, सरकारी काम में बाधा डालोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। लेकिन जो गलत है उसको गलत चीज करने के लिए उसको फिर बलपूर्वक प्रशासन के ऊपर बल प्रयोग करना, हमला करना। लेकिन शशिकांत जी, मैं फिर वहीं पीछे शशिकांत जी मैं फिर पीछे लौट के आता हूं कि अगर इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, एक ही जमीन को 2 बार पट्टा नहीं किया जा सकता है, फिर भी ये धड़ल्ले से हो रहा है और तहसील में ही हो रहा है। पट्टे की जमीन बेची जाती है, बेची जा रही है अगर, तो फिर ये सबसे पहले तो कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए कि पट्टे की जमीन बेची कैसे गई, जिसने बेची उस पर कार्रवाई, जिसने खरीदी उस पर कार्रवाई, किसके नाम पट्टा हुई ये तो बात की बात है। जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसने किसको बेची और किसने खरीदा, इसको जिसने खरीदा उस पर भी कार्रवाई हो, जिसने बेचा उस पर भी कार्रवाई हो। होती नहीं है। देखिए, पट्टे की जमीन क्या है, कैसे ये डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होती है, रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। उसके माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, तहसीलदार में आवेदन करना, पहचान पत्र देना, उससे रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ये सब होने के बाद जो प्रक्रिया पट्टे पे दी जाने की प्रक्रिया होती है, उसके आधार पे जो है ये पट्टे पे उसको दी जाती है। को लाइबल है कि नहीं है, उसके पास कृषि खेती करने के लिए जमीन है, रहने के लिए जमीन है कि नहीं है, पूरा वेरिफिकेशन होता है, तब जाके पट्टे पे जमीन दी जाती है। लेकिन कहीं देखा है कि इसको बिना वेरिफिकेशन हुए, बिना कागज जमा किए, इलीगल तरीके से पट्टे पे जमीन दे दी जाती है। फिर एक अवधि तय समाप्त होने के बाद भी इसको जो है रिन्यूअल नहीं किया जाता है, तरीके से उस पे कब्जा करके जो है कर दिया जाता है। तो
तो ये चीज बहुत गलत है, तो कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए ठीक है, तो एक जैसे मैम ने कहा सोशल एक्टिविटी यहाँ पे जुड़ी हुई, उन्होंने कहा कि बोर्ड लगाने की जरूरत है। तो कहीं भी पट्टे, किसी भी गांव में चले जाइए, पट्टे की जमीन जहाँ पे है वहां ना तो एक कोई बोर्ड है ना कुछ है, कोई कैसे पहचाने की ये जमीन इंसान को पट्टे पे दी गई तो जो है क्या उसको रहने के लिए दी गई है कि नहीं दी गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहचान कैसे होगी? तो यही सब पहचान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कितना मामले जो है चले जाते हैं, यही देखिए इतनी मुश्किलें होती हैं सुनवाई करने के बीच में। नहीं, मेरा आपसे सवाल था शशिकांत जी, इस तरीके का कानून है लेकिन उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो सही से उसका पालन नहीं होता, इसलिए ये समस्याएं लगातार, ये विवाद तमाम लगातार बढ़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन में ही मिली भगत होती है। ये अगर प्रशासन अगर सही तरीके से, तहसील स्तर के लोग अगर सही से काम करें तो ये जो दिक्कतें आती हैं इसका जो है कोई कभी दिक्कतें आए ही ना, अगर सही से काम किया जाए। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन डीएम तहसीलदार से लेके लेखपाल तक सारी मैम ने कहा जाए ना कि मिली भगत लेखपालों की होती है, तो सबसे ज्यादा मिली भगत लेखपाल ही इसमें गणित लगाते हैं। ये मैं बताऊं, आजमगढ़ से एक लोग क्या है, बंटवारे को लेके को पैमाइश करने के लिए लेखपाल आया, तहसील ने एसडीएम ने ऑर्डर भी कर दिया कि जाके उसको जो है पैमाइश करिए। लेखपाल ने दोनों पार्टियों से पैसा ले लेके कह रहा कि नहीं आपकी जमीन इसमें नहीं है, आपकी जमीन जो है थोड़ा आगे है, आधा आपकी जमीन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए पैमाइश नहीं हो सकती। उससे भी पैसा खा रहा है, इससे भी पैसा खा रहा है। बताइए, जब एसडीएम के ऑर्डर को लेखपाल नहीं मान रहा है तो बताइए और क्या क्या होगा? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं एसडीएम महोदय की बैकडोर से उनकी भी कहीं ना कहीं कई मामलों में मैंने देखा है सहमति होती है। लेखपाल सामने तो नहीं कहता, पीछे से कहता उन्होंने हाँ तो कर दिया है एसडीएम साहब ने, लेकिन आप समझ नहीं रहे किस तरीके से हाँ किया है एसडीएम साहब ने। तहसीलदार ने हाँ तो कर दिया, किस तरीके से कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हर दिन हम तमाम ऐसी डिबेटों में लेकर बैठते हैं कि थाने तहसील जो भ्रष्टाचार के अड्डा बने हुए हैं और इसका नतीजा ये है ऐसी घटनाएं। हम आप ठीक है शशिकांत पांडे जी हमारे साथ, विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है शशिकांत जी, आपकी बात आगे आ रहे हैं, दोबारा आएंगे आपके पास। विजय दुबे जी, जिस तरीके से यह घटना सामने आई, निश्चित रूप से दबंगों की यहां दबंगई देखने को मिली है और कहीं ना कहीं से इनके हौसले बुलंद जरूर हैं, लेकिन इन विवादों की जड़ जो है उस पर कभी जाया ही नहीं जाता है, प्रशासन नहीं जाना चाहता है। यहां प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा है, मुझे पता है सैकड़ों घटनाएं हमने खुद देखी हैं। प्रशासन कब्जा होता रहता है, प्रशासन करवाता रहता है। पहले प्रशासन कब्जा करवाने का पैसा लेता है और उसके बाद कब्जा हटवाने का पैसा लेता है, यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। दुबे जी जी ऐसा है, आप जिस प्रशासन की बात कर रहे हैं वो प्रशासन अगर ये काम कर रहा है तो सरकार आखिरकार क्या सो रही है? और ऐसा कौन सा प्रशासन है जो अपने सिस्टम को जो है किसी तहसीलदार के और किसी जो है लेखपाल के आगे जो है मतलब सरेंडर किया हुआ, अगर मैं कहूं तो आखिरकार क्या है हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है। आप या हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में तो यही सामने दिख रहा है ना कि सिस्टम जो है क्या इसमें घुन लग गए हैं या ये सिस्टम किसी काम का नहीं रह गया है या लोग जान करके ही इस सब चीजों को करते हैं। कहीं ना कहीं जो एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। देखिए, जब तक कि हम अपने सिस्टम को ही ठीक नहीं करेंगे तो इस टाइप के जितने भी गुण हैं उसको खा के खोखला कर देंगे और ये लंबे समय चलता आ रहा है। और हम बड़ा फक्र के साथ कहते हैं कि साहब हमने जो है नई सरकार को चुन लिया है और अब तो वो जो है कायाकल्प कर देगी। तो वो सरकार जो है जिस प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, जिस सरकार की हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार वो है कहाँ? मुझे तो कहीं लगता है कि नजर नहीं आ रही है। वो जिसको जो करना है वो अपने हिसाब से, जैसे अगर आपको कुर्सी मिल गई है सरकारी तो आपको जो है हर अधिकार मिल गया है कि आप जैसे चाहें वैसे चीजों का इस्तेमाल करें। सवाल इस बात का है कि अल्टीमेटली सो कौन रहा है और जाग कौन रहा है, मतलब सिपाही कौन है और चोर कौन है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? जी भाई, ये तो समझना पड़ेगा ना कि आखिरकार जो है ये पट्टे का खेल जो है कई पीढ़ियों, बताइए एक 3 पीढ़ी जो है
जिस चर्चा में हम शामिल हैं उसकी 3 पीढ़ियां उस जमीन पे काबिज हैं और पट्टा तो एक लिमिटेड समय के लिए दिया जाता है। जब आपने 3-3, 4-4 पीढ़ियां उसी जगह पे आपने गुजार दी तो या तो सरकार ये तय करेगी साहब जो है ये पट्टे वाली जमीन जो थी वो जिसको हमने 3 पीढ़ी के लिए दे दिया वो 5 पीढ़ी और रह ले इस पे, उसी को दे देते हैं, पट्टे वाला काम ही खत्म हो जाएगा। या फिर वो ये करेंगे साहब जो पट्टा लेता है वो बेचने की उसके पास में कोई राइट्स नहीं है और उसने कैसे बेचा तो हम उसको दंडित करें, और जिसको हमने एक बार भूमिहीन मान करके पट्टा दिया था, ये तो सरकारी जमीन है ना, ये किसी की व्यक्तिगत जमीन तो है नहीं। तो सरकारी जमीन को जब हमने भूमिहीन को दिया और उसका भूमिहीन वाले लिस्ट से नाम हटा दिया, वो दोबारा बेच के फिर से भूमिहीन हो जाता है और जो है भूमि धारक जो है वो नए वाली लिस्ट जो होगी उसमें फिर वो एक नए पट्टे का आवेदन करेगा। ये सिलसिला जो है ये लगातार चलता रहेगा और ये अभी 70 साल हुए हैं, आने वाले 70 साल अगर इसको रोका नहीं गया तो ऐसे चलेगा जी। सवाल ये उठता है कि जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी इन्वॉल्व है और सरकार भी इन्वॉल्व है, तो अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिशियरी है वो कौन है जिसको लाभ मिल रहा है? या तो जो सरकार चलाने वाले हैं जिनकी चर्चा अभी हो रही थी कि भाई वो ये तो लैंड माफिया हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्होंने सिस्टम को भी हैक कर रखा है, पुलिस भी अपनी दिखावटी कार्रवाई करेगी, उसको थोड़े समय के बाद में लिपापो करके बराबर कर देगी और जो राजनीतिक दबाव है वो अपना काम करेगा। तो ये अगर यही चलता रहेगा तो फिर वो तो चिर आनंद चलने वाली कथा है ना, उस कथा को तो कभी रुकना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आखिरकार जो है पिस्ता कौन है इसमें? कौन आखिरकार जो है लेखपाल को अपने अड़ंगे लगाने पर उनको मतलब प्रोत्साहन राशि देता है? कौन जो है वो तहसीलदार की सह पर उस प्रोत्साहन राशि को आगे बढ़ाता है? ये देखिए ये बहुत गौर करने वाली बात है। आपका मुद्दा बहुत गंभीर है। ये जो है ये ऐसा नहीं मुद्दा है जिसको कि आप ये मान के चले कि कल चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है जी पहले जो सरकारें थी उसमें हुआ करती थी और जो आने वाली सरकार है वो भी करेगी। तो ये जो है इस सिलसिले को बंद होने का क्या रास्ता है? मेरा सवाल ये है जी। अल्टीमेटली जो है हमारे पास में जो है एक पार्टी के भी लोग हैं जो अपना मत रख रहे हैं, एक्टिविस्ट भी हैं जो ये बात कह रही है कि भाई ये तो जो है मतलब अभी ये जो है ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ये प्रक्रिया जो है कई सालों से चली आ रही है और आगे समय के साथ और जारी रहेगी। हमारे साथ जो है जो जुडिशरी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं साहब ये तो तहसील के स्तर का मामला है और तहसील में तो यही होता है। विजय जी मेरा इस घटना से विजय जी इस घटना में प्रशासनिक टीम जो है कार्रवाई के लिए पहुंची, तमाम घटनाओं में जो लोग कहते हैं जो कि उनको इस जगह पे पट्टा दिया गया या इस जगह पे कब्जा कराया गया, प्रशासन ने पैसा लिया, तहसील के लोगों ने पैसा लिया, लेखपाल ने पैसा लिया, पुलिस ने पैसा लिया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसकी जमीन थी जहां कब्जा कराया गया वहां पर यह कहा जाता है कि हमसे इसको खाली कराने के पैसे लिए गए। इसलिए मैंने कहा कि तमाम ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, लेकिन यहां जिस तरीके से इन दबंगों ने अपना इनका ऐसा हौसला दिखाया है तो निश्चित रूप से यह भी प्रशासन को एक तरह से चुनौती है। देखिए माना जी जब सब सारे ही लोग जो हैं एक दूसरे के साथ में कड़ियां जुड़ रही हैं और ये कड़ियां जो हैं एक चैन एस्टैब्लिश हो गई है, उस चैन में जो है हर देखिए जो आदमी दबंगई कर रहा उसने भी कहा कि साहब जो है हमसे भी पैसा लिया गया, जिसका पट्टा था उसने भी कहा कि लिया गया, और जो करवाने आया हुआ है खाली अगर उस पर इतने सारे आरोप है तो हम कैसे मान लें कि वो व्यक्ति जो है अपने जो उसके जिम्मे का काम है वो ईमानदारी से कर रहा है। ये तो जो है मुझे लग रहा है कि जो वीडियो फ्रेम कराने वाली बात हो गई है कि जो है अब वीडियो चूंकि अपलोड होनी है और अब चर्चा में आ गई है और टीवी के माध्यम से अब लोगों तक पहुंची है, सरकार को भी शायद ये बात क्लियर हो जाएगी। तो अब तो संकट इस बात का है कि जो वीडियो ऑपरेट हो गई है और जो आग लग गई चाहे दबंगों ने किया है या लेखपाल और जो तहसीलदार जो जिनका की नाम लिया जा रहा है, अल्टीमेटली इन सबको इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें एक बकायदा जो है एक जांच होनी चाहिए और ये बात सामने आना चाहिए कि जो है इस जांच में कौन कौन लोग शामिल थे और उन्होंने क्या किया, उनका रोल क्या है।
ठीक कह रहे हैं, किया जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं विजय जी, आप जुड़े रहिए। अब एक बार फिर से हम आपके पास श्याम सलोनी जी आएंगे। श्याम सलोनी जी, सर्दियों में बहुत बार होता है, हम लोग रात में कवर करने जाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जरूरतमंद होते हैं। कई लोगों के पास ऐसा देखा गया है कि कंबल उनके पास उनके ऊपर डाला जाता है, दूसरे दिन वो कंबल बाजार में पहुंच जाता है, वो कंबल अगले दिन वो फिर उसी जगह पे वो कंबल सर्दी में ठिठुरते नजर आते हैं और कोई नया व्यक्ति आता है। लेकिन ये तो जमीन है, वो तो उसका उदाहरण मैंने दिया, वो तो ठीक है, जमीन तो किसी को नहीं दी जा सकती है। अगर यहां किसी को, अगर भूमिहीन व्यक्ति को जमीन दी गई है तो उसको कम से कम वो उपयोग कर सके, दबंग कब्जा ना कर सके, वो खुद भी किसी के बहकावे में, लालच में आकर बेच भी ना सके। इस तरीके का अगर नियम है तो इसको पहले अच्छे से फॉलो कराना चाहिए। और दूसरी चीज, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती, कई घटनाएं ऐसी आती हैं जो ऐसी घटनाओं की उपज जो है वो प्रशासन ही होता है। श्याम सलोनी जी। मनोज जी, किसी को जो जमीन आवंटित की जाती है उसकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा ना करे, ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की होती है, कोई भी सरकार हो। और सरकार की जिम्मेदारी का मतलब है कि जहाँ जिस जिला नगर में है वहाँ के प्रशासन को वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जैसा तमाम हमारे साथियों ने बातें की हैं जो मैं सुन रहा हूँ, मैं उन बातों का निचोड़ केवल ये लगा रहा हूँ। अभी हमारी पूजा जी ने भी कहा कि एक विनीत जी का नाम लेते हमारे एमएस का। देखिए, नाम लेना बड़ा सरल है। जब आप इतने धड़ल्ले से किसी नेता का नाम लेते हैं तो आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, आप विपक्ष में मुख्य भूमिका में है। आप कभी इसकी सदन में आपने कभी मांग की, सदन में आपने इसको जोर तरीके से रखा? क्या प्रूफ से आपके पास किसी का नाम? मैंने कहा ना कि मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ किसी का, क्योंकि अभी इसमें कौन चेहरे सामने आएंगे। इसके जब आप किसी को पैसा दे रहे हो, आपने कह दिया कि तहसीलदार भी बिका हुआ है, लेखपाल भी बिका हुआ है, एसडीएम भी बिका हुआ है, डीएम भी बिका हुआ है। जब सब बिके हुए हैं तो वहां क्यों जाएंगे वो खाली कराने के लिए और उनसे करने के लिए? या तो ये लोग बिके नहीं थे, इनको पैसा नहीं पहुंचा। इसके दो ही पहलू निकल के आते हैं ना जी, कि इन लोगों के पास पैसा पहुंचा नहीं, इनने कहा पैसा दीजिए, आप उत्तर और उन लोगों ने पैसा नाहिद जी आप ही के पास आएंगे। नाहिद जी सुन लीजिए, या तो ये जो प्रशासन के लोग हैं इन तक पैसा नहीं पहुंचा, ये ईमानदार हैं, इनको डर है कि सरकार बाबा की और हमारे साथ कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए हमको ईमानदारी से कार्य करना है जी। कुछ पहले लोग होंगे जिनको डर नहीं रहा होगा, जो पहली सरकारों में करते आए होंगे, और वही सबके दिमाग में चल रहा है। मैं वही कहने जा रहा हूँ, आज जो बाबा जी की सरकार है, आज जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको पता लगती है तो वो उसको नियम के हिसाब से कार्य करते हैं। जिसने भी जमीन पर इस तरह के कब्जा किया है, जमीन को बेचा है, वो निश्चित तौर पर पकड़ में आएंगे, जेल भी जाएंगे। और जिन्होंने टीम पर हमला किया है, कानून को पूरा हाथ में ले लिया है, मारने की कोशिश की गई है, वो तो किसी कीमत पर बचने वाले नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो लोग हैं, जिनका हाथ है, जो इनको आका बने हुए हैं, जो कहते हैं जाप करो, हम है पीछे तुम्हारे, अधिकारियों को मैनेज हम कर लेंगे। ये जो हमला करने वाले लोग होते हैं ना मनोज जी, इनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि ये ऐसे डायरेक्ट किसी पुलिस वालों पर हमला कर दें या किसी अधिकारी पर हमला कर दें। ठीक है श्याम सलोनी जी, अगर किसी अधिकारी, किसी कुछ प्रशासन के ऐसे लोगों पर, तो कुछ का मतलब होता है कि कुछ सारे अगर ऐसे हो जाएंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिस पर हम आए दिन चर्चा भी करते हैं, जिससे इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि कब्जा कराने का उन पर आरोप लगता है, पैसे लेने का आरोप लगता है। यहां पर हालांकि प्रशासनिक टीम ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, किस तरीके से वहां गई, कितने लंबे समय से ये मामला चल रहा था, लेकिन 3 पीढ़ियां इस जमीन पर रह रही थी, प्रशासन पर से कार्रवाई हुई, प्रशासन ने बेदखली का आदेश किया, बेदखली कराने गई टीम और उस पर हमला हुआ। तो निश्चित रूप से यहां प्रशासन ने तो अपना काम किया, लेकिन दबंग जो है उनको पावर, उनको इन अधिकारियों से भय खौफ क्यों नहीं था कि वो एक तो गलत काम कर रहे थे और दूसरी तरफ वो हमला भी कर रहे हैं। नहीं, इसमें प्रशासन को करना ये चाहिए था, हो सकता किया भी हो। पहले उनको नोटिस देते, जाकर के बताते कि भाई आपका समय सीमा पूर्ण हुई, अब आप दूसरे का दे कीजिए या एप्लीकेशन नहीं दीजिए, जो भी एक नया प्रोसीजर हो। क्योंकि जिसको हम जमीन दे रहे हैं, जिसके पास जमीन है ही नहीं, जिसको सरकार अपनी जमीन देकर आवंटित कर रही है, अब उसका आकलन देखना था कि कितने वर्ष पहले इसको दी गई थी,
तब से अब तक इनकी क्या प्रोग्रेस हुई है? क्या अब ये इस मानक परिधि में आते हैं कि नहीं? इनके पास इतना सामर्थ्य हुआ? मुझे लगता है इन सवालों के साथ ही प्रशासनिक टीम वहां पहुंची होगी। अब श्याम सलोनी जी, नाहिद जी हम आपके पास आ रहे हैं। नाहिद जी, अभी आपने कहा था कि ऐसी व्यवस्था में तमाम लोगों के पास जो भूमिहीन होते हैं उनको पट्टा दिया जाता है, लेकिन या तो वो बेच देते हैं या कब्जा हो जाता है, फिर वो भूमिहीनी की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कंबल वाला उदाहरण दिया था। लेकिन ऐसी तमाम जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि कमजोर लोगों के साथ प्रशासन खड़ा भी होता है, तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, दबंग प्रशासनिक टीमों पर हमला करते हैं। जो पूरी घटना है इसका मैं बहुत छोटे में आपको बताऊंगी जी। ये जमीन 3 पीढ़ियों को दी गई, उन्होंने उसका कुछ हिस्सा दिया, क्योंकि जो जल रहा है वो कोई महल नहीं जल रहा है, छप्पर जल रही है और छप्पर वाले दबंग हो गए हैं। तो उसके बाद आबादी बढ़ी उस क्षेत्र की, जमीन की कीमत महंगी हुई। अब इसका असली कल्प्रिट जो है, जो उनको खाली करवा करके जमीन खरीदना चाहता है, पीछे ये है कहानी इसकी। और चाहे संवाददाता को कह दीजिए कि उस एंगल से देखे, तो वो उस एंगल से अभी क्या देखा जा रहा है कि प्रशासन गया, प्रशासन के ऊपर हमला हो गया और 13 लोग। अब दूसरा पक्ष जो इन लोग हैं, वो इन लोग मुसलमान, भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो इन लोग मुसलमान हैं और वो गरीब गुरबे जिनकी छप्परें जल रही हैं, वो दबंग हो गए। इस जमीन का सौदा कोई बड़ा बिजनेसमैन कर रहा है, इस जमीन का कोई भूमाफिया सौदा कर रहा है, क्योंकि रोड साइड की करोड़ों की जमीन है। संवाददाता से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिएगा अगर मैं एक आना भी गलत हूँ उसमें। ये गलत आरोप नहीं, ये देखिए नाहिद जी, राजेंद्र कुमार शर्मा जिनके नाम पट्टा है, ये राजेंद्र कुमार शर्मा, ये इनका परिवार है, इनके नाम से ये जमीन पट्टा है और इनके दादा को ये पट्टा दिया गया था। अब जो है, अब इस जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया और कहा, बताया जा रहा है कि कुछ दबंग कौन है? दबंग वही है जिन्होंने हमला किया है, और वो बेची गई है जमीन, जो थोड़ी बहुत बगल में बेची गई है जमीन। अब ये जांच का विषय कि ये जो झोपड़ियों में अभी अज्ञात बताया जा रहा है कि जो झोपड़ियों में अज्ञात लोगों ने आग लगाई है, ये झोपड़ियां क्या राजेंद्र कुमार शर्मा के परिवार की थी या कब्जेदारों की थी, ये अभी प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया। गांव में इतना विवाद होता है कि जहां आपने बेचा उसने पीछे से दरवाजा खोल लिया, उनके दरवाजे पतली पतली गलियां होती, हाँ, तमाम विवाद, सही कह रहे हैं आप, आगे के जमीन कब्जा करने लगते हैं, सही कह रहे हैं। तो ये पेचीदा मामला, हम आप इसको तय नहीं कर सकते जब तक कि भौतिक सत्यापन हम नहीं करेंगे। हम ऐसे टीवी डिबेट में हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहानी जो बता रही है, मैंने ऐसी सैकड़ों देखी। मेरे साथ पदयात्रा में 10-10 हजार लोग चलते थे, मलियाबाद बाराबंकी जाके पूछिए तो लाठी डंडे चलते थे, मैं खड़े हो के हल करवाए हूँ मामला। तुम मुझसे बेहतर नहीं समझ सकते। यहाँ हम बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं और मेन दरवाजा कुछ और है, जमीन कब्जा करने के लिए आपने जबरदस्ती दूसरी तरफ दरवाजा खोल दिया कि ये हम उधर भी बढ़ जाएंगे, उधर भी बढ़ जाएंगे, उधर गढ़ई पाट लेंगे। नहीं नाहिद जी, प्रशासन अगर प्रशासन ने बेदखली का आदेश किया है तो अपने नियम कानून के तरफ, नियम और कानून के तहत ही गई तो होगी ये ना? भी होता है कि वरीयता दो, पहले दलित को दो, फिर जो सेना की विधवा है उनको दीजिए, विकलांग को दीजिए वरीयता। तो ये भी कौन वरीयता से पट्टे बढ़ जाते हैं? कौन वरीयता से पट्टे? नहीं, वो ठीक करें आप, वो ठीक करें, लेकिन इस विषय पे अगर हम बात करें, इस विषय पे बात करें तो 3 पीढ़ियों से वो परिवार रह रहा था, पट्टा है, और उसके बाद अगर कोई कब्जा कर रहा था, कोई कर, हाँ, बढ़ गए तो अगला क्योंकि कमजोर है जिसको दबंग बताया जा रहा है, उसको बेच के आप किसी बड़े जो है भूमाफिया को बेचना चाह रहे हैं। बात यही है। आप मैं कह रही हूँ, आप अपने साथ संवाददाता को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं एक दूध कद्दू पानी साफ करके दे दूंगी वहां, क्योंकि ये अनेकों मामले लेकिन नाहिद जी दबंग जो हमला किया है वो हिंदू है या मुसलमान है? मुझे ये इसकी जानकारी मुझे अभी आपने दी है, जानकारी इसकी जानकारी मुझे आपने दी है। हो सकता पीछे से गांव में ऐसे लोग होते हैं कि वो इतनी गांव की राजनीति इतनी जटिल होती है ना, हम तो कह रहे हैं कि शहर की आम लोगों की राजनीति इतनी जटिल नहीं मुझे लगता है कि आरोपी दबंग या इस तरीके के कोई भी हो, मुझे जाति और धर्म से इसमें कोई अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, अगर कोई दबंगई कर रहा है तो वो हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें धर्म को लाना ही नहीं चाहिए नाहिद जी। मुझे नहीं लगता इसमें धर्म की जरूरत है। ठीक है,
ठीक है नाहिद जी, पूजा जी के पास आएंगे। पूजा जी, मुझे लगता है, मैं शुरुआत के एक लाइन से मुझे ना तो पता था कि इसमें ये इस धर्म की बात है, और अगर होती भी तो भी मैं इसमें धर्म लाना नहीं चाह रहा था। अगर प्रशासनिक टीम पर किसी ने हमला किया, किसी भी धर्म का हो, अगर प्रशासन वहां पर कार्रवाई करने गया था तो इस तरीके की प्रशासन पर हमला नहीं होना चाहिए। आप मानती है नहीं मानती है? हमारी पुलिस कहाँ है? बकरी मुर्गी पकड़ लाती 24 घंटे। ठीक है नाहिद जी, पूजा जी को सुन लीजिए। नाहिद जी, वो तमाम बातें नाहिद जी आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक टीम पर हमला नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करने के लिए गई हुई है और अगर वहां पे आपको आपत्ति होती है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई गलत कर रही है, तो हमारे जो है कानून बने हुए हैं, आपके पास में ऑप्शन है, आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। जब आपको पता था कि जजमेंट आ गया हुआ और आपको लग रहा है कि ये गलत आया हुआ है, तो आपको जाना चाहिए था कोर्ट। आप अगर कोर्ट में एक एप्लीकेशन में डाल देते तो भी आपको पता होता कि कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता है। पर पथराव करना, अब ये किसने किया, ये जांच का विषय है। अब ये जांच करके कौन बताएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मानस जी, मैं कह रहा हूँ आपको फिर से, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा इन सब में, चाहे वो दोषी हो या ना हो, अगर वो कहीं दूर से स्पेक्टेटर की तरीके से खड़ा भी रहा होगा, तो हो सकता है कि ये जितने दबंग लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं, जो कब्जा हटा रहे हैं, जो प्रशासनिक अमले हैं, जो पैसे खा रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, ये सब मिल करके एक किसी और ही मासूम के ऊपर में गाज गिरा दे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बढ़ जाती है इस सरकार में। ये सरकार में करप्शन, इनके पूर्व मंत्री ने कहा था ना कि जितना करप्शन इस सरकार में हो रखा है उतना करप्शन कहीं नहीं है। मैं मानस जी आपको चैलेंज देती हूँ कि आपको जाकर के सही कार्य करवाना है। आप जाइए थाने पे, आप जाइए प्रशासनिक जगहों पे, आप सही कार्य करवाने के लिए जाइए। वो बिना पैसे लिए आपको बिना परेशान किए हुए कर दे तो बताइएगा, आपको 80% जगहों पे ऐसे मिलेंगे जो आपका सही कार्य, जो आपने बिल्कुल सही कार्य है वो करना है, वो भी नहीं करेंगे। अगर सामने वाला गलत होगा, वो गलत कार्य के लिए पैसे दे देगा। आप सही हैं, आप सही कार्य के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो नहीं करेंगे। आपको सही कार्य कराने के लिए भी घूस देना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति बन गई हुई है अभी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले की। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि वहां पे अगर प्रशासनिक अमला गया था, हम नहीं कह सकते प्रशासनिक अमला गलत है, कि यहाँ पे पथराव किया गया ये गलत है, जिसने भी किया ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी किसके इतने हौसले बुलंद हो रखे हुए हैं कि अगर कोई प्रशासन जा रहा है उसके ऊपर में आप पथराव कर दे रहे हैं, तो इनको तो आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना ही चाहिए, ताकि इस तरीके का दृश्य ना देखना पड़े। गलत कौन सही कौन, उसके लिए कोर्ट है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कोर्ट जजेस है, वो देखेंगे कि सही कौन गलत कौन। पर ये जो हुआ है ये तो गलत ही है, इसको तो कोई नहीं कह सकता कि सही है कि कोई प्रशासनिक अमला गया खाली कराने के भी आदेश लेकर के। ठीक है विजय जी, हम आपके पास आएंगे। विजय जी आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे। विजय जी, ऐसे तमाम ऐसे मामलों में प्रशासन को बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि ये मामले जो जमीन से जुड़े मामले होते बहुत ही, जी श्याम सलोनी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं केवल बताना ये चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का चेहरा देख लीजिए, पुराना इतिहास निकाल लीजिए। अरे श्याम सलोनी जी, पूजा जी क्या गलत कह रही हैं भाई? बिल्कुल गलत है। इस सरकार में जितनी ईमानदारी से कार्य हो रहा है। ठीक है, मैं इन आरोप प्रत्यारोपों में जाऊंगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा सवाल विजय जी से, माफ कीजिएगा श्याम सलोनी जी, माफ कीजिएगा श्याम सलोनी जी। पूजा जी हम आपको भी रोकेंगे। विजय जी, इस तरीके के तमाम मामलों में, तमाम ऐसे मामलों में प्रशासन कार्रवाई अगर करता है, बहुत बार ऐसा होता है प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, अगर करता है तो ये जो घटना हुई है, अगर किसी व्यक्ति ने प्रशासनिक टीम पर हमला किया है, प्रशासन ने तमाम जो नियम और कायदे और उनके तहत ही प्रशासनिक टीम मुझे लगता है गई होगी, क्योंकि प्रशासन अगर जरा सा कागज का कोई कोरम पूरा नहीं होता है तो वहां नहीं जाती। अगर गई, किसने हमला किया, उस जिसने भी हमला किया वो दबंग कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है और वहां हमला नहीं होना चाहिए था। और जिसने भी किया निश्चित तौर पे उसके मंसूबे बहुत उभरे हुए हैं और बहुत मजबूत हैं, तब उसने ये सब किया है। और किसी न किसी का वरद हस्त है, तभी जाकर के ये घटनाक्रम हुआ है। दूसरी बात है कि जाना चाहिए, जो कोर्ट है हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस है उसके पास में, पट्टा धारक के पास में, वो जाता तो स्टे करा सकता था। फिलहाल हमला करने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए, यही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पूजा जी आपका बहुत शुक्रिया, नाहिद जी आपका बहुत शुक्रिया।
मोनिका सक्सेना जी हालांकि हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, पूजा मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, और मधुर दरबारी आपके बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी घटनाओं पर निश्चित रूप से प्रशासन को बहुत ही संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई में अगर ऐसे लोग रोड़ा बनते हैं, एक तो अवैध कब्जा, ऊपर से अगर प्रशासनिक टीम पर भी अगर हमला करते हैं, तो निश्चित रूप से आम लोगों के साथ ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा होगा, और ऐसे लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अगर गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सवाल उठेंगे। तो फिलहाल प्रशासन को ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नजीर बने, और न सिर्फ लोगों का घर सुरक्षित रहे, लोगों की जमीन सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें, ऐसा माहौल बने और लोगों में इसका विश्वास भी हो। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को